तो सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं इस सत्र की, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुप्रिया मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, हमारे सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे थे अभी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पे, और हम लोग अब बात करेंगे बीएचबी मानव शरीर विज्ञान के चैप्टर 7 जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर चर्चा करेंगे। तो तिवारी जी का पुनः स्वागत, और शेयर करने की आवश्यकता है नहीं तिवारी जी? आप जी सर, मैं कर लेता हूँ। अरविंद सर को प्रणाम और बाकी सारे साथियों को प्रणाम। जैसा सर ने बोला था, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आज को चर्चा करते हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। शीतल मैम, जो हम लोग चर्चा करते हैं मेरे द्वारा, वो क्लियर हो जाता है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर म्यूट था। हाँ, हो जाता है सर, आराम। ठीक ठीक है। बाकी जो संजय सर जी हैं उनको अगर क्लियर हो रहा होता। स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर, जी सर। ओके। जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं, इस सिस्टम में मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो सेल्स है जो एनर्जी जनरेट करते हैं, सेल्स हर पार्ट्स के, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या और भी जो मटेरियल बनता है, उनको बाहर निकालने का काम होता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ये काम करता है। सेल्स के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है थ्रू ब्लड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और बाकी चीजें बनती है उनको एक्सक्रीट करने का काम करता है लंग्स। इसका मुख्य ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मुख्य ऑर्गन है वो लंग्स है। तो कैसे करता है, फंक्शन क्या है और कैसे करता है प्रोसेस, और ये तो एक कुछ शब्द हम लोग समझ लेते हैं जिनको बीच बीच में यूज करेंगे। हम लोगों ने बोला था कि सेलुलर जो रेस्पिरेशन होगा, मीन्स कि सेल पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो सेल पर जो ऑक्सीजन आता है और सेल में जो अवेलेबल ग्लूकोज होता है, ये दोनों रिएक्ट करता है। इनके रिएक्शन से ये C6H12O6 + 6O2, ये रिएक्शन का वो है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ये ही सेलुलर रिएक्शन होता है एट अ सेल। हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की बात अगर करेंगे तो यही होता है कि हमें सेल पे ऑक्सीजन चाहिए और वहां ये रिएक्शन होगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो एनर्जी रिलीज होगी जो कंज्यूम होगी एटीपी के फॉर्म में, जो जनरेट होगी एटीपी, एडिनोसाइनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल्स पर एनर्जी किस फॉर्म में होगी, तो क्या बनेगी, एटीपी के फॉर्म होगी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एटीपी के फॉर्म में एनर्जी। ये बोलते हैं कि एनर्जी की यूनिट यहाँ पे क्या है, तो हम लोग एटीपी बोलते हैं इसको। तो ये एनर्जी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। तो ये सेल पे क्या करना है, ऑक्सीजन को ले आना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना, और ये जो वाटर बनेगा इसको भी बाहर ले जाना है। तो ये
फंक्शन क्या है रेस्पिरेशन का? फंक्शन ये है कि ऑक्सीजन सेल तक पहुंच जाए और जो बाई प्रोडक्ट बनता है या उससे रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एक्सक्रीट हो जाए, जिनकी जरूरत नहीं है। तो पूरा जरूरत है ये रेस्पिरेशन सिस्टम का। कैसे होता है इसमें कुछ वर्ड समझते हैं हम लोग। एक वर्ड वो हम लोग यूज करेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट द लंग्स। एयर मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सारी चीजें, सारी गैसेज हैं। तो ब्रीदिंग मतलब हम एयर इनटेक कर रहे हैं और ये इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं लंग्स के थ्रू। मीन्स कि हम नेजल पैसेज से एयर इन करते हैं और लंग्स तक पहुंचता है, वहां चेंजेस आते हैं O2 CO2 के और ये बाहर निकाली जाती है बाकी। तो ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करना है तो ये लैंग्वेज है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एयर एंड ब्लड। जब ब्लड में CO2 जाता है, ब्लड पर हीमोग्लोबिन पर CO2 जाता है, O2 जाता है और CO2 वहां से कैरी होके बाहर निकलता है। तो ये जो एक्सचेंज यहाँ पे होता है ब्लड पर, एयर एंड ब्लड, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब ये सेल पे पहुंचता है, O2 सेल को मिलता है, तब ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। एक्सटर्नल कब है? जब वो रिसीव करता है ब्लड पर, और जब वो रिसीव करता है सेल पर तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन है, जिसको हम यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे, वहीं पे इंटरनल पे। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेट होगा, O2 जिस हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो सेल पे सेलुलर रेस्पिरेशन है। इंटरनल रेस्पिरेशन सेल पे ही जब ऑक्सीजन पहुंचती है और टिश्यू फ्लूइड पे। एक्सटर्नल है जब ब्लड पर O2 जाता है हीमोग्लोबिन पे, और ब्रीदिंग है कि एयर इन और आउट होती है। तो ये चार शब्द हैं, ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग मिला के दोनों को ही बोलेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल या सेलुलर पे। तो रेस्पिरेशन इसको तीन हिस्से में ऐसे हम लोग जान सकते हैं। तो पर्पज यही है कि ऑक्सीजन सेल तक पहुंचना है और वहां पे ये रिएक्शन होना है। अब ऑक्सीजन तो कहाँ है? एयर में है। एयर में कुछ % ऑक्सीजन है, 21 के आसपास, और कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.4% है। तो ये जाता है लंग्स में और लंग्स से वापस CO2 निकलता है। तो परसेंटेज हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या है कि ये लंग्स एक जो इसका फंक्शन है, रेस्पिरेशन सिस्टम का जो एक मुख्य पार्ट है वो है लंग्स। इसके अंदर ही एक्सचेंज होता है, इसके अंदर ही ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड से CO2 जो आता है वो बाहर निकलता है। तो लोकेशन क्या है लंग्स? हम लोग ये देखें कि ये जो पिक्चर दिख रही है, जो ये, इसको हम लोग बोलते हैं जो रिब केज के इनसाइड अगर कोई पार्ट न माना जाए, तो जो रिब केज दिख रहा है, तो इसके अंदर जो कैविटी है, इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं या चेस्ट कैविटी बोलते हैं। चेस्ट कैविटी के, थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के अंदर ही लंग्स होगा, हार्ट होगा। क्योंकि ये जो रिब केज है ये बोन का बना है जो कि हार्ड है, और ये सुरक्षा प्रदान करता है लंग्स को भी, हार्ट को भी। जो भी इस केज के अंदर है उसको सुरक्षा प्रदान करता है थोरेसिक कैविटी, ये रिब केज। और रिब केज के अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ये जो नीचे दिख रहा है पोर्शन, ये है डायफ्राम, और ये ऊपर जो है ये हेड के अंदर वाला पोर्शन है, और ये ट्रैकिया, विंड पाइप, और भी हम लोग इसको चेक करें। तो देखिए इनसाइड ये इस तरह लोकेशन होती है लंग्स की, और ये खुला दिखता है यहाँ पे, मतलब कैविटी के फॉर्म में कि यहाँ पर ऐसा होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि एयर जो इनटेक करते हैं वो कैसे इनटेक करते हैं, तो अपर पार्ट ये है और लोअर पार्ट ये है। ये जो पार्ट है ये अपर पार्ट है, मतलब टॉप पोर्शन में है रेस्पिरेशन सिस्टम का, जिसमें नोस्ट्रिल है, नेजल पैसेल है। नोस्ट्रिल ये हमारे दो नोज हैं, नोज के नोस्ट्रिल्स हैं। तो इस नेजल, यहाँ से हम एयर इनटेक करते हैं और ये बाहर निकालते हैं नोस्ट्रिल से, दोनों नोस्ट्रिल से। यहाँ जो लोकेशन है, इसको एरिया है, इसको नेजल पैसेज बोलते हैं, जहां से एयर इन होके जाती है। नेजल पैसेज और जीभ के बीच में ये बोनी पैलेट है, हार्ड है, ये बोन है, और इसके नीचे ये माउथ है और ये
आप देखेंगे तो यहाँ पे टंग्स बना हुआ है। इस एरिया को यहाँ पर जहाँ पे ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे माउथ से इंटेक किया हुआ या नोज से इंटेक किया हुआ एयर या फूड, ये दोनों ही एक ही रास्ते से, यहाँ फेरिंग्स ऐसी लोकेशन है जहाँ पे दोनों आते हैं, नेजल पैसेज से भी आता है और माउथ से भी आता है, तो दोनों यहाँ पे आते हैं। यहाँ आने के बाद दोनों का रास्ता अलग हो जाता है, लेकिन फेरिंग्स ऐसी लोकेशन है जहाँ पे दोनों ही आते हैं, नेजल पैसेज से एयर और माउथ से फूड। लेरिंग्स और साउंड बॉक्स, ये लेरिंग्स का ये लोकेशन है कि इसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। हम लोग डिफरेंट तरीके की साउंड यहीं से निकाल पाते हैं, लेरिंग से स्वर यंत्र, हिंदी में हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स। उसके नीचे ये जो पाइप है, विंड पाइप या ट्रेकिया इसको बोलते हैं, ये है। और ट्रेकिया क्या है कि रिंग ऑफ कार्टिलेज से सराउंडेड है। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज से सराउंडेड होने का फायदा ये है कि ये ट्यूब चिपकती नहीं है, डिफॉर्म नहीं होती है कहीं से लोड आने पे। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज ये वो है कार्टिलेज जो बोन से सॉफ्ट होता है, बोन से सॉफ्टर होता है, लेकिन थोड़ा ही सॉफ्ट होता है, वो लोड बियर करता है लेकिन बोन की तरह नहीं, ये सॉफ्ट है। जैसे हम ईयर में देखेंगे, हमारे ईयर में पूरे कार्टिलेज भरे हुए हैं, जिनको हम देखेंगे हार्ड भी और थोड़ा बेंड करेंगे तो बेंड भी, डिफॉर्म भी हो जाता है। तो ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है ये विंड पाइप के चारों तरफ बने हुए हैं रिंग की तरह, इसलिए ये विंड पाइप दबती नहीं है, पिचकती नहीं है, इसको हार्म नहीं होता है, ये अपनी जगह पे रुकी रहती है। अदरवाइज ये रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं होगा तो ये जो ट्रेकिया है वो डिफॉर्म हो जाएगी, चिपक जाएगी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज सेफ्टी प्रदान करता है ट्रेकिया को, और ट्रेकिया से एयर जो आती है वो लंग्स में जाती है। ये दोनों राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स जो दिख रहे हैं, तो लंग्स के दोनों ना इस यहाँ पे एयर आती है, और इसके नीचे जो लोकेशन होता है वो डायफ्राम होता है। तो ये जो पार्ट्स हैं इनमें एयर का मूवमेंट होता है जो जो ब्रीदिंग के काम आता है। अगर थोड़ा और इसको ठीक से देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये वही है नेजल पैसेज हम लोग बात किए थे। अब देखिए जब ये विंड पाइप या ट्रेकिया आगे आती है तो राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स के पहले दो हिस्से में बट जाती है, एक राइट में चला जाता है और लेफ्ट में चला जाता है। लेफ्ट में जाने के बाद इसका जो डायमीटर है या दो हिस्से में होता है तो इसका डायमीटर कम हो जाता है। इसके बाद भी और ये अलग अलग डायमीटर में कन्वर्ट हो, छोटे छोटे ब्रांचेज में बढ़ता है और छोटे छोटे ब्रांचेज में बढ़ता है। उसके बाद जो ब्रांचेज बनेगी इसको बोलते हैं ब्रोंकियस, सिंगुलर ब्रोंकस है और ब्रोंकाई प्लूरल है, माने एक मोर देन वन ब्रोंकी है और ब्रोंकस जो है सिंगुलर है। तो अगर ये दो हो गई तो इस डिवीजन को जो राइट और लेफ्ट में शुरू होता है ब्रोंकाई बोलते हैं। इसके बाद जो इससे जो पतली पाइप निकलती है वो है ब्रोंक्यूली, ब्रोंक्यूली या सिंगुलर में, ब्रोंक्यूलिस है प्लूरल में। तो ये पतली पतली पाइप यहाँ से और डायमीटर कम होगा और ये ब्रांचेज बनेंगी, और इस ब्रांच के एंड पर जो सबसे पतली पाइप है यहाँ पर एक आप गुब्बारे की तरह एक फिगर देख सकते हैं, इसको एल्वोलस बोलते हैं, सिंगुलर एल्वोलस है और प्लूरल में एल्वोलाई है। तो ये एल्वोलाई है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये एल्वोलाई में होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है? एल्वोलाई में। तो हम लोग ये पूरा पाथ देख पा रहे हैं कि कैसे मूवमेंट कहां तक होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, नेजल पैसेज से एयर आता है, फेरिंग्स के थ्रू, फिर लैरिंग्स के थ्रू, फिर विंड पाइप जिसे ट्रेकिया बोलते हैं जो रिंग ऑफ कार्टिलेज से घिरा होता है, यहाँ से आता है और दो हिस्से में बढ़ता है, ब्रोंकाई राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई, ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोले, ब्रोंकिले और एल्वोलस या एल्वोलाई, प्लूरल एल्वोलाई। तो अलग बहुत सारे एल्वोलाई होते हैं और इनका डायमीटर कम होता है, इसको एयर सैक भी बोलते हैं, एयर सैक पर जो ये एल्वोलाई है। तो यहाँ पर जो एल्वोलाई है यही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इस हार्ट का, क्योंकि गैस का जो एक्सचेंज होता है वो एल्वोलाई, गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वोलाई। कैसे होता है? तो डिफ्यूजन विधि से होता है। डिफ्यूजन को थोड़ा जानते हैं कैसे हम लोग इसको बोल रहे हैं। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि आप एक एग्जांपल लो कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है फ्लूइड,
एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि अगर एक बीकर में आप एक ड्रॉप इंक डालते हैं तो थोड़ी देर में देखेंगे कि एक शेप ऐसा बनेगा, फिर ये पूरे शेप में फैल जाएगा। मतलब क्या होगा कि जो इंक है उसका कंसंट्रेशन हायर है और बाकी जगह नहीं है जब एक ड्रॉप हमने डाला। और देखेंगे कि फिजिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हाई कंसंट्रेटेड फ्लूइड है या कोई भी चीज है उसका मूवमेंट लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। अगर परमिबिलिटी है तो वो उस पार जा सकता है। तो देखिए आप यहां से इस तरह, तो ये एक डिफ्यूजन का एग्जांपल है कि हाई कंसंट्रेशन। अब देखें ये पूरे यहाँ पर जो डार्क ब्लू बहुत डार्क था और यहाँ आप देखेंगे तो डार्कनेस कम हो गई, लेकिन पूरे बॉटल में एक्सपेंड हो गया। इट मीन्स कि उसका कंसंट्रेशन जो पहले बॉटल में था दूसरे बॉटल में उससे कम हो गया, तीसरे में उससे और भी कम हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया। मतलब हाई, अगर आप फर्स्ट बॉटल की बात करेंगे तो जहां पर नहीं है इंक और जहां पर इंक है दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। जहां पर 1 ड्रॉप इंक है वहां का कंसंट्रेशन हाई है और जहां दूसरी जगह इंक नहीं हो वहां कंसंट्रेशन 0 है। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और पूरे बॉटल में फैल जाएगा। कंसंट्रेशन क्या करेगा, इक्वल करने का कोशिश करेगा। तो यही प्रोसेस है डिफ्यूजन। मतलब यही प्रोसेस होगा इस एल्वोली में। ये जो एल्वेली है एल्वेली में यहाँ जो प्रोसेस ये होगा ये एक्सचेंज गैसेस का यहाँ पर इसी डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कैसे होगा इसको थोड़ा सा हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये यहां पर जो होना क्या, हम लोग पहले बात किए थे कि अगर लंग्स से दूर कहीं सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो वो ब्लड के थ्रू जो सर्कुलेट होता है ब्लड पूरे सेल्स में वो ऑक्सीजन लेके आता है। लेकिन वो ऑक्सीजन रिसीव कहाँ करता है, तो इस पोर्शन में रिसीव करता है। हम लोगों ने बात किया था कि अगर किसी भी तरीके यहाँ से ऑक्सीजन सेल को जाएगा तो यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिस सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये वापस चला जाएगा। तो ये कैसे प्रोसेस होता है इसको हम लोग थोड़ा और जानते हैं। अब अगर देखेंगे हम लोग एल्वोली जो है एल्वोलाई, इसका जो ये अगर एक्सपेंड करते हैं एक एयर से एक एल्वोलाई को, अगर इस तरह उसको एक्सटेंड फॉर्म में देखते हैं थोड़ा बड़ा होके, तो देखिए कैसा दिखता है। एल्वोलाई के बाहर चारों तरफ ब्लड कैपिलरी होती है। ब्लड कैपिलरी मीन्स कि ब्लड की वो नली पतली जो बहुत पतली होती है और परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब कि कुछ चीजें उस में जो छिद्र है स्मॉल उससे पार हो सकते हैं, इस पार से उस पार। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग एक छन्नी लेते हैं और चाय की छन्नी या कोई भी चीज उसमें अगर कोई चीज डालते हैं जो उस पर जाने लायक होता है वो निकल जाएगा, जिसका डायमीटर कम है, और जिसका डायमीटर बड़ा वो नहीं जाता, तो वो परमिएबल होगी। मेरा कहने का मतलब कि जो अगर वो छन्नी है वो क्या है, परमिएबल है। तो ये जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई के बाहर ब्लड कैपिलरी होती है जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है और वो क्या होती है, परमिएबल होती है। तो इसको आप देखेंगे कि जब ये इस पिक्चर को देखना है, अब देखिए ये एल्वोलाई में कुछ रेड दिख रहा है और कुछ ब्लू दिख रहा है। कैसे, क्यों दिख रहा है? इस एल्वोलाई में जो ब्लड है कैपिलरी है, कैपिलरी स्मॉल ट्यूब शाफ्ट जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, परमिएबल। तो यहां पर क्या है कि जब ऑक्सीजन आता है इसमें ब्लड सर्कुलेट होता है ट्यूब में, तो ये कैपिलरी में ब्लड क्या करता है कि यहां पर जब सर्कुलेट होता है तो डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी से जो ब्लड लंग्स में आता है, यहां से आ गया जो आ गया यहां पर लंग्स में एल्वोलाई के पास, वो क्या होगा, इनरीच होगा CO2 से। जो ग्रीन वाला जो आ रहा सेल से काम करके वो इनरिच होगा CO2 से। CO2 माने सेल से काम करने के बाद जो ब्लड आएगा
ब्लू इसलिए दिख रहा है कि CO2 इनरिच है, CO2 का परसेंटेज 4 के आसपास है, नॉर्मली 0.4 होता है, और तो ये इनरिच है। तो जो ब्लड कैपिलरी जो ये बाहर दिख रही है एल्वोलाई के, उसमें क्या होगा, परमिएबल होंगी, तो ये ऑक्सीजन, ये ब्लड जो है, ये ऑक्सीजन CO2 जो ब्लू दिख रहा है वो इनसाइड चला जाएगा, इस ब्लड कैपिलरी के थ्रू कहां चला जाएगा, इनसाइड ऑफ एल्वोलाई चला जाएगा। और जो ऑक्सीजन लेके आएगा बॉडी नोजल, वो यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हायर होगा, जो ऑक्सीजन आया है हमने इनटेक किया, इंस्पिरेशन किया, जो हमने इनटेक किया एयर, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन इस कैपिलरी में, एल्वोलाई में से कैपिलरी में आएगा। ध्यान से देखिएगा, जो एल्वोलाई है इसके अंदर ऑक्सीजन है, वो इस ब्लड कैपिलरी में इन हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड एल्वोलाई हायर कंसंट्रेशन का ऑक्सीजन है और बाहर हायर कंसंट्रेशन का कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन का है तो वो इन होगा, और हायर कंसंट्रेशन का ऑक्सीजन है तो वो ब्लड ट्यूब कैपिलरी में आ जाएगा। ये जो जा रहा है ये लंग्स में, ये प्रक्रिया क्या होगी, एक सीक्वेंस होगा। पहले जो एयर आएगा इंस्पिरेशन में, पहले जो आएगा वो ऑक्सीजन इस कैपिलरी में चला जाएगा, और ये ब्लड रेड कलर का हो जाएगा, और जब ये सर्कुलेट होगा ब्लड यहाँ से लंग्स में, हार्ट में जाएगा, तो ये रेड होगा, और यहाँ से निकल के हार्ट से ये वापस सेल को चला जाएगा, और सेल पर ये एक्ट करके, सेल में भी वही एक्शन होगा। सेल पर भी क्या होगा, जो ये ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन इनरिच ब्लड है, तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी से सेल के पास चला जाएगा। सेल जब रिएक्ट कर लेगा, एनर्जी जनरेट कर लेगा, तो CO2 बनेगा, हायर होगा, तो ये वापस उसी डिफ्यूजन विधि से वापस ब्लड में चला जाएगा। डिफ्यूजन विधि कैसे हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ब्लड ये मूवमेंट होता है। तो जो एयर आएगी लंग्स में बाहर से, वो ऑक्सीजन इनरिच होगी, उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हायर होगा, और जो ब्लड सेल से काम करके पास लंग्स के पास आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच होगा, तो वो ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस सेल, जिस रास्ते से ऑक्सीजन आएगा उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। इसी नेजल पैसेज से आएगा, एक समय, एक टाइम होगा जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो ऑक्सीजन होगी और ये ट्रांसफर होगा, और जब ब्रीथ आउट करेंगे तो वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से बाहर निकल जाएगा। तो डिफ्यूजन विधि से लंग्स के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है, O2 ब्लड में मिल जाता है, और CO2 जो सेल से काम करके आया रहता है वो वापस एल्वोलाई से के कैपिलरी से ही अंदर की तरफ चला जाता है। यहाँ CO2 एल्वोलस से अंदर जाएगा और O2 बाहर निकलेगा, और यहाँ पर उल्टा प्रक्रिया होगी, सेल में ब्लड से ऑक्सीजन आएगा और CO2 निकलेगा, तो ये वापस एल्वोलाई की तरफ चला जाएगा। ये एक्सचेंज डिफ्यूजन विधि से होता है, जो हायर कंसंट्रेशन के बेस पे है। जहाँ हायर कंसंट्रेशन है वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और परमिएबल है ये ब्लड कैपिलरी, इसलिए ये ट्रांसफर। जैसे नाइट्रोजन इसमें पार्टिसिपेट नहीं आएगा लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन परमिएबल नहीं है। वो जो परमिएबल है कैपिलरी ट्यूब, ये नाइट्रोजन को इनसाइड प्रवेश अलाउ नहीं करेगा, वो केवल अलाउ करेगा ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इन दो गैसेस को एक्सचेंज अलाउ करेगा। ऐसा ही परमिएबल है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के लिए परमिएबल नहीं है, इसीलिए ये गैसेस नेजल पैसेज से अंदर आती जाती नहीं। क्लियर हो रहा है? जी सर, पर आसान नहीं है। कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करो। डिफिकल्ट तो है सर। बस एक प्रिंसिपल यही जानना है कि जो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और जिसका कंसंट्रेशन कम है, अगर दोनों मिलते हैं परमिएबल फिल्म के थ्रू आर पार,
आप देखेंगे कि मान लीजिए परमिएबल फिल्म है, परमिएबल फिल्म का मतलब है कि जो कुछ चीजों को अलाउ करता है, और दोनों रखेंगे तो जो हायर कंसंट्रेशन है वो लोअर की तरफ लो कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगा। तो टेक्नोलॉजी यही है कि आप एक परमिएबिलिटी का प्रिंसिपल है, बोला था कि जैसे चाय की छन्नी है ना, आप अगर उसे देखेंगे तो जो उसको परमिट नहीं करेगा वो उधर रह जाएगा, जो परमिट करेगा नीचे चलेगा, फिल्ट्रेशन। वैसे इसको फिल्ट्रेशन नहीं बोलेंगे, परमिएबल बोलेंगे, क्योंकि आना जाना दोनों होता है। तो जिसका कंसंट्रेशन हायर होगा वो मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ये हमको ध्यान रखना है। बस ये बेसिक प्रिंसिपल समझना है, ट्रीटमेंट तो अलग बात है, लेकिन हम लोग ये समझ ये रहे हैं कि बेसिक एक्सचेंज कहाँ पे होता है और इनका फंक्शन क्या है। तो ये है इस तरह चेंज होता है ऑक्सीजन। और क्योंकि हमने ब्लड में पढ़ा है कि हार्ट में जब ब्लड आता है पहले, तो हम लोग राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स को भेजते हैं, लंग्स में ये एक्टिविटी होती है, और वहां से लेफ्ट एट्रियम में आता है और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो लंग्स में जो जाता है वो यही फंक्शन होता है कि लंग्स के अंदर जाकर वो ऑक्सीजन इनरिच हो जाता है, और लंग्स में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच रहता है। तो ये जो ब्लू दिख रहा है, डार्क ब्लू, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच है, आया है काम करके, ये बीच में यहाँ कहीं हर्ट होगा और यहाँ हर्ट होगा जो इसको यहाँ भेज रहा है, हर्ट का एक पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा दैट इज द राइट वेंट्रिकल, और ये जो पोर्शन इनसाइड आएगा दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये सेल को भेज रहा है। तो ये एक्सचेंज यहीं पे होगा लंग्स के अंदर, और यही ठीक उल्टा एक्टिविटी ऑक्सीजन के लिए सेलुलर पे होगा, सेल पे, जहाँ पे सेल एनर्जी जनरेट करेगा। एक थोड़ा सा एक दो बार और देखेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा। तो फंक्शन ऐसे ही है ब्लड का, इसका फंक्शन। एक चीज जाने की, क्या ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जो इनहेल करते हैं ना, ब्रीद इन, इनमें अगर देखें तो जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है ना वो 21 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.04 होता है, और वाटर वेपर जो होता है वो थोड़ा होता है। मतलब जिस एयर को हम ब्रीद इन करते हैं उसमें भी थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ऑक्सीजन 21% है, और जब एक्सहेल करते हैं तो 16% है। मतलब जब एक्सचेंज हो रहा होगा तब देखिए, ऑक्सीजन इन करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो एक्सचेंज हो जाता है। तो एक्सचेंज होने के पहले क्या ऑक्सीजन रहता है 21%, और जब ये वहां पे डिफ्यूजन से हो जाता है एक्सचेंज गैस का, तो जो चीज बाहर निकालते हैं एक्सहेल एंड ब्रीथ आउट करते हैं, उसमें ऑक्सीजन 16% होता है। मीन्स कि जो हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन की अमाउंट कितना होती है 16%, और जो ब्रीथ इन करते हैं उसमें 21%। ब्रीथ इन में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है, लेकिन जब ये ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 4.4 होती है। ये 4.4 बढ़ जाती है, यही एक्सचेंज होता है। बाहर निकलने वाली हवा में ऑक्सीजन 5 या 5% कम हो जाती है, और CO2 4% बढ़ जाती है। ये और वाटर वेपर, क्योंकि जब भी वो करेंगे ना, सेल में सेलुलर रेसिपिरेशन होता है, तो वाटर भी बनता है, एनर्जी के साथ वाटर और CO2। तो वही वाटर वेपर जब बाहर निकालते हैं, तो हम भी जब सांस छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, उसमें वाटर की परसेंटेज ज्यादा होती है, क्योंकि वो वाटर बनता है सेलुलर रेसिपिरेशन पे, सेल पे जब एक्ट करता है तब। तो ये इसलिए हम ये बोलेंगे कि जो निकलता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 16% ऑक्सीजन रहता है सेल में, और इनपुट में 21%। देखिए, एक जब हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि ब्रीथ इन करते हैं तो जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ थोड़ा मूव कर जाता है, और ये रिब केज ये थोड़ा फैलता है, और ब्रीथ आउट के केस में डायफ्राम ऊपर हो जाता है और थोड़ा ये सिकुड़ता है, क्योंकि जब हवा निकलती है तो वॉल्यूम कम हो जाता है लंग्स का, तो उस केस में
थोड़ा डायफ्राम सिकुड़ता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का एक ही है। बाकी हम लोग एक चीज और थोड़ा शेयर कर देते हैं। आप ये एक पिक्चर देखिए, थोड़ा सा, बाकी हम चर्चा करेंगे। एक पिक्चर दिखा रहा है, ये देखिए, ये हमारा नेजल पैसेज ऊपर की तरफ और ये टोंग है। हम खाना इंटेक ये करें, जो डार्क कलर में है ये खाना हम लोग इंटेक करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हम खाते भी हैं और एयर भी ब्रीथ करते हैं, तो दोनों क्यों नहीं चला जाता है, किसी एक में मिक्स क्यों नहीं हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये बाहर की तरफ ट्रेकिया है और पीछे की तरफ ओसोफेगस है। भोजन नली पीछे है और ये जहां पर ये क्या है, ये ट्रेकिया है। तो जब हम भोजन इंटेक करते हैं कोई भी फूड, तो देखिए इस रास्ते से मूव करता हुआ ये जो डार्क कलर ये भोजन आता है, और देखिए ये एक चीज ये ऐसे दिख रहा है, इपिग्लोटिस। ये क्या करता है कि जब ये भोजन आता है, फूड इंटेक करते हैं, तो इपिग्लोटिस को वो दबा देता है, और जब ये दब जाएगा, तो ध्यान से देखिए ये पिक्चर, अगली पिक्चर, ये देखिए एक एक थोड़ा आगे की तरफ जैसे मूव करता है, और यहां पर जाएंगे तो ये भोजन इपिग्लोटिस को दबा देगा, तो ट्रैकिया बंद हो जाएगा। ये देखिए ये यहां से दबा देता है और भोजन ऐसे निकल के पीछे की तरफ जो भोजन नली है इसमें चला जाता है। ये इपिग्लोटिस जो है ये पूरी तरह से ट्रैकिया के मुंह को बंद कर देता है। अगर ट्रैकिया का मुंह खुला रहेगा तो भोजन उसके अंदर जा सकता है। तो ये क्यों नहीं जाता है भोजन सांस नली में, क्योंकि जब भोजन इंटेक होता है तो इपिग्लोटिस इस भोजन नली को कैप कर देता है। देख रहे हैं ना, ये पूरी तरह से कैप कर दिया है। यहाँ पर खुला हुआ है, यहाँ पे खुला हुआ है, एयर ब्रीथ कर रहा है, ये खुला हुआ परमानेंट। लेकिन जब ये इंटेक होता है तो ये आप ध्यान से देखेंगे इपिग्लोटिस को बंद कर देता है। कि दिखाने का पर्पज ये था कि जब हम ऊपर देखते हैं फेरिंग्स में, लेरिंग्स में, फेरिंग्स में क्या होता है, दोनों एक साथ आते हैं, और लेरिंग्स पे आके दोनों अलग हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं, तो इपिग्लोटिस जो है, ये इपिग्लोटिस भोजन से ये दब के ये बंद कर देता है ट्रैकिया के मुंह। अगर इसके अंदर कुछ भी आएगा तो यहाँ वाच डाक है, अगर कुछ भी गलती से चला गया तो खांसते खांसते उसको रिफ्लेक्स करके बताता है कि कुछ चला गया है। तो ये इपिग्लोटिस काम करता है कि भोजन ट्रैकिया में न जाए। तो ये एक फंक्शन था। बाकी हम लोग थोड़ी अपनी किताब पे चलते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि ये अपर रेस्पिरेशन में क्या नेजल कैविटी है, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स एवं वोकल कार्ड, और उसके नीचे वोकल कार्ड के नीचे ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकुलिस, लंग्स, ये लोअर पोर्शन है। ये एल्वेलस जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया था। नेजल कैविटी में का एक सबसे बड़ा काम यह है कि जो एयर इनसाइड जाती है बॉडी में, उसको कंडीशन करता है। कंडीशन का मतलब कि थोड़े म्यूकस होता है, थोड़े हेयर होते हैं, तो ये एयर की में अवेलेबल जो डस्ट है या और भी चीजें, फॉरेन मटेरियल जो इनसाइड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको नेजल में जो म्यूकस है और हेयर है, इनको फिल्टर कर देते हैं, डस्ट को वहीं रोक देते हैं, म्यूकस और हेयर। तो एयर की स्पीड भी कंट्रोल हो जाती है और टेम्परेचर भी कुछ कंट्रोल होती है, डस्ट फ्री होके एयर लंग्स को जाता है। ये नेजल कैविटी में का एक बड़ा एडवांटेज है। लैरिंग्स हम लोग बोला था कि खाना वाच डाग है ट्रकिया का, तो वो अगर कुछ भी जाता है तो बोलता है कि आ गया है, वो रिफ्लेक्स शोर मचाता है, वो खाना बाहर। हम लोगों ने चर्चा किया था कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एल्वोलस है, ये एंड पे जो है फूलता पिचकता है और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का संरचना करता है जब एक्सचेंज होता है। इस जो एल्वोलर एपिथेलियम है, इसके क्या, इसमें दो सेल है, टाइप 1 सेल और टाइप 2 सेल। टाइप 1 सेल सामान्यतः से जो ये बोल रहा है चपटी है, और इनके साइटोप्लाज्म में बड़े न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक फाइबर दिखते हैं। और टाइप 2 कम होती है और न्यूमोसाइट कहते हैं
इसमें साइटोप्लाज्म ग्लैंडुलर है और गैस के एक्सचेंज में भाग नहीं। टाइप 2 गैस के एक्सचेंज में भाग नहीं लेता, टाइप 1 गैस के एक्सचेंज में भाग लेता है। ये नोट कर लीजिए, कहीं कई बार ये क्वेश्चन आता है कि टाइप 2 सेल गैस के एक्सचेंज में भाग नहीं लेता। ये क्या करता है, सर्फिक्टेंट एक मटेरियल निकालता है जो एल्वोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता। इसके भी हम लोग चर्चा करेंगे एल्वोलाई। अब ब्रीदिंग का काम है। ब्रीदिंग के अलावा जो लंग्स के मुख्य कार्य हैं उनकी बात करते हैं कि मुख्य क्या क्या इनका काम। जो रेस्पिरेटरी मेंबर है जहां पे एक्सचेंज होता है उसकी थिकनेस 0.4 से 0.5 माइक्रोन है, और चूंकि वो एरिया एल्वोलस के थ्रू बड़ा एरिया बन जाता है, तो जो वो एरिया होती है गैस एक्सचेंज के लिए कितनी होती है, 70 स्क्वायर मीटर होती है। इतनी एरिया में गैस एक्सचेंज होता है। हम लोग ये बोले थे कि 5 लीटर ब्लड से 72 हार्ट बीट होने के कारण 5 लीटर का ब्लड पर आवर पर मिनट आता है एक्सचेंज होने के लिए, तो उतनी 5 लीटर ब्लड को गैस का एक्सचेंज करता है ये लंग्स। प्रति मिनट 250 ml माने 250 ml जो ऑक्सीजन आती है और 200 ml CO2 बाहर निकलता है। वही डिफ्यूजन विधि जो हम लोग चर्चा किए हैं कि मतलब 5 लीटर ब्लड में गैस का एक्सचेंज करता है ये पर मिनट लंग्स। और क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी फंक्शन है। नॉन रेस्पिरेटरी क्या, ये 330 लीटर CO2 अगर एक दिन में अगर ये CO2 बाहर ना निकले तो कितनी क्वांटिटी होगी, 330 लीटर। तो ये इसको बाहर निकालता है। ये बाहर निकालने से क्या होता है, बाकी जो फ्लूइड है उनका पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन मेंटेन होता है। ये नॉन रेस्पिरेटरी है। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, एयर का मूवमेंट करा के, ब्लड का मूवमेंट करा के। जल की मात्रा संतुलित करता है, जो ब्लड बनता है बाहर निकालता है, जो वाटर बनता है, अल्कोहल और एसीटोन को उत्सर्ज करता है। सिक्रेशन ऑफ सर्फिक्टेंट क्या है कि जब भी कोई न्यू बेबी बॉर्न होती है तो उसका जो लंग्स है ना, उसकी जो एल्वोलाई है वो कोलैप्स रहते हैं, चिपके रहते हैं। न्यू बॉर्न बेबी का जो एल्वोलाई है वो कोलैप्स रहते हैं। जब वो पहली बार ब्रीथ करता है एयर इस एटमॉस्फेयर से, तो क्या होता है कि उसके अंदर एल्वोलाई के अंदर जो सीक्रेट होता है सर्फिक्टेंट, वो एक्सपेंड करता है, मदद करता है एक्सपेंड होने में एल्वोलाई की। और जब वो एल्वोलाई एक्सपेंड होता है रेस्पिरेशन के लिए शुरू में, तो उसे बच्चे को पेन होता है और बच्चा रोता है। बच्चा क्यों रोता है, लंग्स के एल्वोलाई में एक्सपेंशन होता है। क्यों होता है, जो उसमें सिक्रेशन होता है सर्फिक्टेंट, इसके कारण एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने पे चिपका हुआ जब एक्सपेंड होगा तो पेन होगा और वो बच्चा रोता है, आवाज लगाता है जोर से। अगर ये नहीं होता है तो ब्रीथ नहीं कर पाएगा बच्चा, क्योंकि एल्वोलाई के लिए स्पेस नहीं मिलेगी, एयर के लिए स्पेस नहीं मिलेगी, एक्सचेंज के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि एक्सपेंड और कोलैप्स होना है, इनको थोड़ा फूलता पिचकता है एयर एक्सचेंज होने के लिए। और अगर न्यू बॉर्न बेबी वेरी फर्स्ट अगर ऑक्सीजन इनटेक करता है और ये कंडीशन होती है तो बच्चा रोएगा। तो बच्चे के रोने से बाकी सारे लोग बहुत खुश होते हैं, रोया रोया। अगर नहीं रोया तो सारे लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बच्चे को हार्म होगा। तो नहीं रोएगा क्या मतलब हुआ कि किसी कारण से एल्वोलाई एक्सपेंड नहीं हो रहा, कोलैप्स है, थोड़ा एक्सपेंड हुआ, कम हुआ, नहीं हुआ। तो अगर एक्सपेंड बिल्कुल नहीं होगा तो मे बी कि बच्चा सर्वाइव न करे। तो अगर वो सर्वाइव, ऐसा कंडीशन हो सकता है। इसीलिए जो बाकी अवेलेबल वहां जो डॉक्टर्स और लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि बच्चा रोया कि नहीं है, रोया कि नहीं रोया, वो ये जानना चाहते हैं डायरेक्टली कि उसकी एल्वोलाई एक्सपेंड हुई कि नहीं हुई। और उस एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार कौन है, उसमें सीक्रेट होने वाले सर्फिक्टेंट। इसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या हेलाइन मेम्ब्रेन डिजीज कहते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो बच्चे का रोना कितना इंपॉर्टेंट है, ये पता चलता है कि एल्वोलाई एक्सपेंड हो गया।
फाइब्रोनोलिटिक एक्टिविटी इन लंग्स, अगर इसमें कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल आ गया तो ये एक्टिविटी के थ्रू उसको तोड़ देता है। थ्रोम्बस जो अगर कोई लंग्स में आए तो उसमें जो एंजाइम है वो ये लिसिस माने तोड़ने का काम करता है, एक्स बाहर निकालने के लिए। कन्वर्टिंग एंजाइम है, एंजिनोटेंसिन 1 को टेंसिन 2 में बदल देता है। और हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होता है जो ब्रोंकोडाइलेटर करता है। तो ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब ये है कि जो ब्रोंकाई है इनको एक्सपेंड करने का काम करता है, वो चिपके नहीं। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब है कि जो ब्रोंकस से एयर पैसेज हैं ये वापस में सैक न हो, चिपके नहीं, एक्सपेंड हुए रहे, जैसे कि एयर पैसेज बना रहे अच्छे से अपने रिक्वायर्ड में और एयर का मूवमेंट। तो ये काम करता है जो सीक्रेट करता है लिवर हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन, वो ये काम करता है ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर मींस कि जो ब्रोंकी है ये एक्सपेंड रहे, सिकुड़े नहीं आपस में, उनका जो इनसाइड एरिया है एयर पैसेज वो कम ना हो, तो ये काम करता है। अब हम लोग ये बोलते हैं कि जो ये अंतःश्वसन है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये दोनों क्या है, एक एक्टिव है, जब आप इनटेक करते हैं अंतःश्वसन करते हैं तो पूर्णतः एक्टिव है, और जब आप बाहर निकालते हैं तो एक्सेल करते हैं तो पार्शियली एक्टिव है। ये दोनों अवस्था इसी के अंदर होती हैं जो हम लोगों ने केज की बात किया था, देख लिया था, केज का हम लोगों ने चर्चा किया था। इसको देखेंगे तो T1 से T12 में पोस्टेरियरी वर्टिकल बोन्स का और स्टर्नम के बीच में, स्टर्नम और उसके बीच में हम लोगों ने पोजीशन देखी थी इसमें कि कैसा होता है, क्या फैलता है। स्ट्रॉन्ग मसल से पिंजरे के अंदर इंफीरियर वही स्पेस है, हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। ये कह रहा है कि इस पिंजरे के इंफीरियर स्पेस डायफ्राम जैसी स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड है, जिस पर दोनों लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन के सहारे सस्पेंडेड होते हैं। ये जो लंग्स है ना, ये प्लूरल मेम्ब्रेन की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। ये एक ऐसी झिल्ली है पतली जो लंग्स पर होती है, लंग्स के आउटर सरफेस पे। इस झिल्ली की जो अंदर वाली सरफेस है वो लंग से चिपकी रहती है, और जो बाहरी वाली झिल्ली है वो केज से चिपकी रहती है। इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्लूरल मेम्ब्रेन के जो दोनों लेयर हैं उनके बीच में एक स्पेस होगा, बहुत मिनिमम होगा, और वो ऐसे होगा जैसे आप दो शीशे को स्लाइड को रख के बूंद में वाटर डाल दे तो देखेंगे कि वो स्लाइड करेगा। दो शीशे ग्लास के स्लाइड ले लें और उन दोनों के बीच में जल डाल दें तो वो लगेगा चिपके, लेकिन वो स्लाइड करेंगे जैसे। तो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसके इनसाइड की जो लेयर है उससे जुड़ा रहता है लंग्स, और जो बाहर वाली है उससे बोनी जुड़ा रहता है स्ट्रक्चर। बाहरी परत पिंजरे की आंतरिक सतह से चिपकी रहती है। देखिए जो वो केज है उसकी केज का इनर पोर्शन प्लूरल मेम्ब्रेन की बाहरी पोर्शन से जुड़ा रहता है, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस है। उसमें क्या है, इन दोनों, ये जो दोनों लेयर है, एक जो लंग से जुड़ा है और एक जो केज से जुड़ा है, इनके बीच में एक फ्लूइड भरा है। क्या है वो, इन्हीं द्वारा सिक्रेटेड है, प्लूरल फ्लूइड भरा है, माने वो लुब्रिकेशन का काम करता है। वो दोनों में जो फ्रिक्शन होता है तो वो लुब्रिकेशन करता है, वियर आउट नहीं होने, डैमेज नहीं होने देता है। अब जब भी आप केज को फैलाएंगे या एयर इनटेक करेंगे तो ये लंग्स फूलेंगे, एक्सपेंड होंगे। तो जो ही एक्सपेंड होगा केज तो लंग्स भी एक्सपेंड होगा। तो ये एक स्थिति होगी कि प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड रहता है और ये एक्सपेंड होती है। ये कह रहा है कि अगर इन कैविटी में कोई असामान्य स्थिति होती है और उसमें हवा भर जाता है, कैसे भरेगा क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन अगर इन दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में एयर फिल हो जाती है तो उसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। और अगर ब्लड आ जाता है तो हेमोथोरैक्स।
अगर मवाद पस आ जाता है तो पायोथोरैक्स। ये है, ये 3 कंडीशन है, एयर आ सकता है, ब्लड आ सकता है या पस आ सकता है, तो ये इसके अलग अलग नाम। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये जो श्वसन होगा, एक्सेल और वो इंस्पिरेशन, तो इन दोनों में जो डायफ्राम मसल है जो नीचे देखे थे, वो बैक मसल और एब्डोमिनल मसल, ये भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है। माने हमको सांस लेने में बैक मसल, एब्डोमिनल मसल, पेट के नीचे जो है एब्डोमिनल मसल और बैक मसल, ये और डायफ्राम, ये तीनों ही काम करती हैं सक्रिय रूप से। क्वेश्चन आते रहते हैं। अब साइकिल जान लेते हैं। ये जो साइकिल होता है पूरा ब्रीदिंग साइकिल, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये दोनों 4 सेकंड का कंप्लीट एक साइकिल है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड की एक कार्डिक साइकिल है 0.8 सेकंड की होती है, तो इसी तरह यह श्वसन चक्र जो है ये 4 सेकंड का होता है। 4 सेकंड का होता है, तो 1 मिनट में देखेंगे तो 60/4 15, मतलब 15 साइकिल पर मिनट होती है, प्लस माइनस होगी, लेकिन जो नॉर्मल है वो 15। इसमें जो इंस्पिरेटरी फेज है, माने एयर ब्रीथ इन करने का, वो फेज कितना है, 1.2 सेकंड का। माने हम 1.2 सेकंड ब्रीथ इन करते हैं। गैस एक्सचेंज के लिए टाइम देते हैं। गैस एक्सचेंज में ना इन होता है ना आउट होता है। ये वो फेज है जब एक्सचेंज इनसाइड हो रहा होता है और बाद में गैस बाहर की तरफ, जो CO2 इनोचित है, बाहर की तरफ निकल जाती है। गैस को एक्सचेंज होने में कितना टाइम लगता है, 0.003 सेकेंड। इतनी ही देर में, इतने समय में वो सारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पर जाकर चिपक जाता है। गैस एक्सचेंज के लिए साइकिल 4 सेकंड की है। आगे थोड़ा हम लोग और इसके बारे में 1-2 चीज पढ़ेंगे। ये जो है ना इनवॉलंटरी है, आप इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आप वापस इनवॉलंटरी हो जाएगी। ये जो टाइप ऑफ ब्रीदिंग है ना, इपुनिया कहते हैं इसको। इसमें क्या है, थोरैक्स और एब्डोमिनल मसल्स का सहयोग मिलता है। प्रेग्नेंट लेडी में एब्डोमिनल मसल की हेल्प नहीं मिलती है। ये कुछ प्रकार के हाइपर एपेनिया, जब श्वसन गति और श्वसन दोनों ही अधिक हो जाते हैं, मतलब उसकी डेप्थ ज्यादा है ब्रीथ इन का और ब्रीदिंग का रेट ज्यादा है, हाइपर एपेनिया। हाइपर माने एक्सेस, माने दोनों ही बढ़ गए। ये इंटेंस हीट, इंटेंस पेन, इमोशन इस केस में हो सकता है। टैकीपेनिया, जब डेप्थ कम बड़ा, वही नॉर्मल है लेकिन गति ज्यादा है, माने अब जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं लेकिन सांस की जो डेप्थ है वो उतनी ही है। अगर टेम्परेचर बॉडी की बढ़ती है या दौड़ के आते हैं तो ऐसा हो सकता है। एपिनिया, एपिनिया ये बोल रहे हैं कि जब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं तो उसके बीच में एक फेज होता है जब गैस एक्सचेंज हो रहा होगा लेकिन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं हो रहा होगा। तो इस फेज को थोड़ी लोग प्रैक्टिस करके इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ी कुछ देर के लिए सांस को रोक सकते हैं या ब्रीथ इन टाइम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ब्रीथ आउट टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए है। ये इनवॉलंटरी, ये टाइम जो 1 सेकंड है वॉलंटरी, आप इसको थोड़ा सा इफेक्टिव चेंज ले आ सकते हैं, लेकिन वो वापस इनवॉलंटरी ही है। कुछ देर के लिए आप एक्सचेंज कर सकते हैं। चीने स्ट्रोक ब्रीदिंग, जब हाइपर एपिनिया और एपिनिया कंडीशन साइक्लिक फैशन में हो, मतलब अचानक आप ऊपर चले गए हाई एल्टीट्यूड, माने साइक्लिक हो, कभी हाइपर एपिनिया हो, कई एपिनिया, जैसे ब्रीदिंग रोकना पड़ रहा हो, रुक रहा हो, या बहुत तेज हो रहा हो, जो साइक्लिक फैशन है, तो उस केस में ये इसको चीने स्ट्रोक ब्रीदिंग बोलते हैं। आप ऊपर गए हाई एल्टीट्यूड पे तो सब दिक्कत होगी। हाइपोक्सिया माने शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। यूरेमिया मीन्स की ब्लड इन यूरिन या कार्डिक फेल्योर, इन केस में ये संभावनाएं रोगी को हो सकती है। हाइपोक्सिया के कारण ये रोग हो सकता है। हाइपोक्सिया माने शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन।
हम लोग ट्रैकिया की साउंड को जो है ना स्टेथोस्कोप की मदद से डॉक्टर सुनता है और ये कह रहे हैं कि ये कर्कश होता है। तो अगर आप देखेंगे यही आवाज आपको पीठ या सीने के लंग्स एरिया में सुनाई पड़ती है। अगर सुनाई दे रही पीठ या सीने के एरिया में तो ब्रोंकाई ओपन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो पैरेंचाइमा एट्रोफिक। इस साउंड की अगर बात करें हम लोग तो कैसा साउंड सुनाई देता है, जैसे नल के नीचे खाली घड़ा रख देंगे एक साउंड आएगी, तो एक साउंड आएगी सामान्य आवाज। तो यह आवाज हम एक ट्यूब में खुले स्थान पे एल्वेलस के बनने से आती है। तो अगर ये घड़े की तरह आवाज आती है तो नॉर्मल साउंड है। अगर मधुमक्खियों के बन बनाने की आवाज आती है रॉन्ची, तो ब्रोंकियल अस्थमा की संभावना या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की संभावना है। अगर सूखे पत्ते चलने की आवाज आती है तो एल्वोली के ल्यूमेन में फ्लूइड भर गया है, ट्यूबरक्लोसिस न्यूमोनिया। तो ये जो है क्रेप्टेशन, तो ये है सूखे पत्ते की चलने की जो आवाज आती है। तो ये साउंड की बात हो गई। टाइडल वालों की बात करते हैं कि जब हम आराम से शांत अवस्था में जो ब्रीद इन करते हैं ब्रीद आउट करते हैं, तो जो वॉल्यूम एयर की मूव करती है इन और आउट में वो 500 ml के आसपास होती है। तो इस शांत अवस्था में इस वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। और जब आप एफर्ट लगा के खूब मेहनत करके ताकत लगा के लंग्स को एक्सपेंड करके एयर भरते हैं तो वो वाइटल कैपेसिटी है वो, और ये 4 से 6 लीटर हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सरसाइज कैसी है, लंग्स की कंडीशन कैसी है। तो जब आप एफर्ट लगा के एकोमोडेट करेंगे, हवा को भरेंगे, तो ये अमाउंट 4 to 6 लीटर होगा। इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वॉल्यूम है एक, ये टाइडल और ये वॉल्यूम कैपेसिटी। कुछ रोग्स की बात हो रही है। ब्रोंकाई अस्थमा, bronchial muscles develop tendency to go under spasms and edema of muscles mucus lining, so the person become unable to inspire. अस्थमा, ब्रोंकाइल अस्थमा क्या है कि जब ब्रोंकाई में या एयर पैसेज में किसी वजह से वो सिकुड़ जाती है, माने वो कैसी हो जाती है, ये देखिए, ये देखिए, ये है ब्रोंकाई। अगर इस क्या कंडीशन होंगी, किसी भी उत्तेजना की प्रक्रिया में वायु मार्ग संकुचित हो जाता है और आमतौर पर वापस पूर्वत हो सकता है। किसी विशिष्ट ट्रिगर की प्रतिक्रिया में होने वाली खांसी, गड़गड़ाहट और सांस की तकलीफ, अचानक ठंडी का मौसम हो गया, कोई भी ऐसा ट्रिगर आएगा जो वहां पे स्टिमुलेट करेगा ब्रोंकाई, तो ये क्या हो जाएगी, आप देखेंगे यहां पर रेड हो जाएगा। ये जो यहाँ पर म्यूकस की लाइनिंग है, यहाँ पे भी म्यूकस की लाइनिंग है, ये क्या करेगा, आप देखिए ये स्वेलिंग हो जाती है, ये स्वेलिंग हो जाती है और इसका एरिया एयर पैसेज कम हो जाता है ब्रोंकाई का। तो यहाँ पर जब एरिया कम हो जाएगी, एयर पैसेज कम हो जाएगा और ये रेड भी हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अस्थमा। अब ये क्रोनिक भी हो सकती है। तो ये अस्थमा वो कंडीशन है जब एयर पैसेज छोटी हो जाए, क्योंकि ये जो म्यूकस की लाइनिंग है, देखिए यहाँ पर पतली लाइनिंग दिख रही है, रेड होके मोटी दिख रही है म्यूकस की लाइनिंग। तो ये अस्थमा की कंडीशन है। ये किसी भी परागकण से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है, जिससे आपको एलर्जी है उन चीजों से हो सकता है। तो ये एयर पैसेज कम हो गया, रेड हो गया, ये किसी ट्रिगर से जिससे आपको इंपैक्ट हो, ये है अस्थमा। इज ए क्रोनिक लॉन्ग टर्म कंडीशन that affect the air in the lungs. The airways are tubes that carry air in and out your lungs. If you have asthma, your airways can become inflamed and narrowed at the time. जब अस्थमा इफेक्टिव होगा तो ये इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, माने फूल जाएगी, सूजन हो जाएगी और एयर जो स्पेस है वो पतला हो जाएगा, तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने में दिक्कत होगी। ये अस्थमा एक लंग्स डिजीज है।
your airways get narrow and swollen and block the excess mucus. यहां पर क्या होगा कि अगर यहाँ पर एक्सेस म्यूकस भी जनरेट हो जाएगा तो जो एक्सेस म्यूकस है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि एयर को एक्सचेंज नहीं होने देता है। तो ये है, ये दोनों इम्फीसेमा वही है कि इन्फ्लेशन है, जो एल्वोलर सैक की हम लोग बात किए थे, जहां पे एल्वोली थी, एल्वोलाई, तो वहां पे जो सैक है अगर उसके अंदर इन्फ्लेशन हो गया तो उसको बोलेंगे इम्फीसेमा, है ना। इसको एक पिक्चर और, ये देखिए ब्रोंकाइटिस है, ये है एम्फीसेमा। क्रोन एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर टू मोस्ट कॉमन डिजीज। ये क्या करता है, एम्फीसेमा में देखेंगे तो ये जो एल्वोली है ये डैमेज हो जाते हैं, ये नॉर्मल एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई डैमेज हो जाता है, तो उस डिजीज को एम्फीसेमा बोलते हैं। जब एल्वोलाई धीरे धीरे डैमेज होता और ये प्रोग्रेसिव है, ये नॉर्मल है और ये डैमेज कंडीशन में ये डैमेज हो गया, तो डैमेज एल्वोलाई की कंडीशंस को एम्फीसेमा बोलते हैं। प्रोग्रेसिव डिजीज है which means continue to lungs lose their ability to absorb oxygen and release, breathing becomes more difficult। तो ये एम्फीसेमा में ये कंडीशन है जहां पे टेनी एयर सैक एल्वोलाई स्ट्रेच आउट एंड शेप, एंड इनका शेप रैप्चर हो गया, स्ट्रेच हो गया, तो ये काम नहीं कर पाएंगे एम्फीसेमा में। वही ये दिखाया जा रहा है कि इनके जो शेप है वो चेंज हो गया, रैप्चर हो गए, तो ये डिजीज है। और ब्रोंकाइटिस है माने इन्फ्लेमेशन, जब इन्फ्लेमेशन हो गया वहां पे तो ये भी एयर कम करेगा और इसको ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। सर टाइम तो हो गया, खत्म कर दें। सर म्यूट है, म्यूट। अच्छा आप बताएं, खत्म कर दें, 10 मिनट और लगेगा। नहीं सर, बहुत हेवी हो जाता है फिर। अच्छा क्या हुआ? अभी 10 मिनट और है खत्म करने के लिए, तो हाँ, जैसे ले लीजिए खत्म हो गया। ओके सर, ओके। चलिए 10 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं इसका हम लोग। अब इसका जो रेगुलेशन है रेस्पिरेशन का ना, अब देखेंगे कि ये कहाँ से है। ये 4 सेंटर की बात कर रहा है, जो पोन्स में रेगुलेटेड है, कुछ मेडुला में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूस्टिक सेंटर, इंस्पायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर। ये चारों, 2 पोन्स में है, 2 मेडुला में। तो इनका जो रेगुलेशन है, मैं इसको जल्दी से खत्म कर लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या करते हैं, जो इंस्पायरेटरी सेंटर है ना, रेस्पिरेटरी एक्ट के लिए पेस मेकर का काम करता है, वहां पैसे नोट करता है, और ये एक्टिव फेज है, तो इसको इंस्पायरेटरी सेंटर से इंपल्स चल के और मसल को कंट्रैक्ट करवाती है, लंग्स को फैलाकर एयर को अंदर जाने देती है। मीन्स की पेस मेकर का काम कौन करता है, इंस्पायरेटरी सेंटर ये काम करता है। तो ये यहां से कंट्रोल होता है, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत इसमें है नहीं, कि ये वेगस नर्व के थ्रू मैसेज भेज के एक्सपेंड और कोलैप्स कराता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो है कि जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा, इंटरनली फोर्स करेगा कि हमको आउट करना है, या आउट किए तो इन करना है। तो इसी पॉइंट को जब हम फोर्सली रोके हैं, लेकिन वो इंटरनल इतना फोर्स आएगा कि एक्सेल करना है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट जहां पर हुआ। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, श्वसन चक्र को नियमित करने में CO2 का बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करता है, CO2 इज हाईली पोटेंट टू स्टिमुलेट मेडुलरी सेंटर, मतलब CO2 मेडुलरी सेंटर स्टिमुलेट करता है। अगर CO2 में प्रॉब्लम है तो आपको मेडुलरी में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए देखिए CO2 का उपयोग कितना नेचर ने बनाया है, ये स्टिमुलेट कराता है मेडुलरी सेंटर। और हम लोगों ने ऑक्सीजन के लिए पढ़ा था कि 100.4 है 100 ml% में। ऑक्सीजन जैसे CO2 बढ़ेगी हमारी दिक्कतें बढ़ेंगी, 1.4% पर थोड़ा रेस्पिरेटरी स्पीड बढ़ जाएगी, 4 पे डेप्थ और स्पीड दोनों बढ़ेगी, 10 पे
पेन होने लगेगा, डिस्पेनिया, और 15% होने पे रिजिड हो जाएगा, जो स्केलेटन मसल है वो रिजिड होगी, कांपने लगेगी। और अगर 20% CO2 हो गया तो सेलुलर नेक्रोसिस, माने हमारे सेल डैमेज होने लगेंगे, डेथ भी हो सकती है। तो ये एक्सेस CO2 होने का नुकसान ये है, एक्सेस ऑक्सीजन का भी नुकसान है। अगर ऑक्सीजन में एयर है 20% तक तो हमको ठीक है, 30% में लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन 60% अगर ऑक्सीजन, इसीलिए हम केवल ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर सकते, कुछ मिला के रखना पड़ता है एयर में। जैसे ऑक्सीजन का डब्बा भी कोई लेके जाता है तो उसमें कुछ मिला रहता है और भी गैसें। 60% होने पर क्या होगा, 3-4 घंटे में बेचैनी होने लगती है और नोजल कंजेशन और बर्निंग होगी, और 24 घंटे में न्यूमोनिया के लक्षण हो जाएंगे। तो केवल ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ, ये इसमें वही परसेंटेज दिया है कि हम कितना कितना है। एक खाली हाइपोक्सिया समझ ले, बाकी आप लोग समझ लें। हाइपोक्सिया का मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है एयर में। तो ये तीन कुछ तरीके से होंगी। पहला ये कि जब हम जो एयर इनटेक कर रहे हैं उसमें ही ऑक्सीजन कम है, मतलब हम जिस एटमॉस्फेयर में खड़े हैं वहां पर ऑक्सीजन ही कम है, हाइपोक्सिया मतलब कि अवेलेबल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कम है, ये समझिए। दूसरा क्या, एनेमिक हाइपोक्सिया। एनेमिक का मतलब है कि हमारे ब्लड में ही ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो गई, हमारा हीमोग्लोबिन कम है। हम लोग चर्चा किए थे कि हीमोग्लोबिन का एक मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को, बाकी चीजों को ले आना। तो अगर ब्लड में इरिथ्रोसाइट मतलब RBC कम हो गया तो क्या होगा, वो एनेमिक, तो भी ऑक्सीजन कम लेके जाएगा सेल के पास। एक तो कि हवा में नहीं है, दूसरा जो लेके जाने वाला हीमोग्लोबिन है RBC वही कम हो गया तो वो नहीं लेके जाएगा, नहीं लेगा, जिसको हम लोग वहां एनीमिया बोलते हैं कि कम हो गया, तो वही एनेमिक हाइपोक्सिया है। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, जब ब्लड का फ्लो ही रुक जाए, कहीं पर ब्लड क्लॉट हो जाए, कुछ हो जाए, तो जहां पे ब्लड रुक जाएगा या नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, जब ब्लड नहीं जाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं जाएगा, तो क्या होगा, फिर वहां पे ऑक्सीजन सेल को नहीं मिलेगा। तो ये स्टेगनेंट माने रुकाव के कारण, कोई चीज रुक गया है, प्रवाह धीमा है तो स्टेगनेंट है। और दूसरा क्या है, एक शरीर की कोशिकाएं किसी पॉइजन के कारण ब्लड के O2 को उपलब्ध तो है O2, लेकिन हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया मतलब कि ब्लड के सेल को ही प्रॉब्लम है, वो खुद बीमार है किसी रीजन से और वो अवेलेबल ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर रहा है। तो ये 4 कंडीशन है जिनको हम लोग हाइपोक्सिया बोलेंगे, स्टेगनेंट, हिस्टोटॉक्सिक या एनेमिक। तो ये कंडीशंस है। एक चीज ये है कि सी लेवल के ऊपर 500 फीट हाइट पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, और वहां पर जाने पर 100 फीट हाइट पर 26 mm माने एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है, ऐसा वो बताने की कोशिश कर रहा है। और इनके अलग अलग इम्पैक्ट हैं। अब जहां भी देखेंगे हाइपोक्सिया का, जब भी ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबको अलग अलग इम्पैक्ट आएगा। अगर एकदम कम हो गया तो क्या हो सकता है, सडन लॉस ऑफ consciousness on recovery, recovery person feel that he was knocked down by a blow। कुछ अचानक कुछ को कोई चीज नॉक कर रहा है, अगर बहुत तेज कम हो गया, मतलब बहुत जल्दी ऑक्सीजन कम हो गया, अचानक ग्रेजुअल कम होगा, तो ये अलग अलग डिप्रेशन और एपेथेटिक लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ये चीजें पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ है नहीं, एक बार पढ़ेंगे तो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑक्सीजन ही नहीं आएगा तो ब्रीदिंग बहुत तेज हो गया, तो एपीनिया की बात कर रहे थे, हाइपर एपीनिया, बहुत तेज सांस लेना पड़ेगा, डेप्थ भी ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। और ग्रेजुअल धीरे धीरे होगा तो ब्रीदिंग रेट उसमें भी बढ़ेगा, मेंटेन पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो दोनों ही केस में रेस्पिरेटरी पर और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, हार्ट रेट बढ़ सकता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक इनपुट, ये चीजें हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, किसी केस में ब्लड प्रेशर लो हो सकता है कहीं पे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में भी है, लॉस ऑफ एपेटाइट,
नोजिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो ये जो हाइपोक्सिया के बहुत सारे रीजन है कि अगर एयर नहीं आ रहा है सब में, तो अलग अलग अंग पे अलग अलग इम्पैक्ट आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग तरीके का इम्पैक्ट आएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अलग अलग इम्पैक्ट आएंगे, और नर्वस सिस्टम में उसका अलग इम्पैक्ट आएगा। आपके कंट्रोल खो सकते हैं, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, विजुअल ऑडिटरी इंपेयरमेंट, अनेबल टू ऑफ सेफ्टी मेजर भी नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत सारे इम्पैक्ट है। इस तरह ये रेस्पिरेटरी भी करीब करीब हम लोग कर लिए, एक बार इधर पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। बहुत बढ़िया प्यारे जी, बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने। बढ़िया सर, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। तो हम लोग का यहाँ पर जो है तिवारी जी ने पूरा डिटेल बता दिया, और हम लोग जो है सेमेस्टर 2 में जो है 2 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, और इसके 2-3 चैप्टर और बाकी रह गए हैं। तो अभी प्रतिमा मैम भी एक क्लास लेंगी, उसके बाद तिवारी जी जो है एक उसका एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ाएंगे, और एक फिर हमका रिप्रोडक्शन वाला जो है वो रह जाएगा। तो वो हम लोग 2 लोगों की सहायता से, एक मेल फीमेल दोनों का अलग अलग करा लेंगे। इस तरह पूरा हो जाएगा। हम लोग खेमका सर को याद करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, पढ़ेंगे खूब। देखिए, पढ़ने में ही आपको शक्ति है, और पढ़ने से ही आपको ज्ञान मिलता है, और जब पढ़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है, और इसीलिए जब पढ़ाते हैं तो खुद पढ़ना पड़ता है। जब जी सर। एक बात आती है तो तुरंत पढ़ना पड़ता है कि भाई कहीं पढ़ लें, कोई चीज ऐसी न रहे जिसको हम बता न सके। तो इसलिए हम लोग इसीलिए अपने प्लेटफॉर्म को ये सोचते हैं कि हम लोग आपस में पढ़ रहे हैं, बस कोई पढ़ा नहीं रहा है, हम लोग आपस में पढ़ रहे हैं, हम अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, और इसी माध्यम से किसी को जानकारी मिल जा रही तो अच्छा है। तो खेमका सर के इन शब्दों के सब बात पे खत्म करते हैं कि ईच वन टीच वन, इन शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं कल। फिर हम लोग प्रणाम। प्रणाम सर।